टॉपिक लिप स्प्रिंग। ठीक है, लिप स्प्रिंग का ये पहला क्वेश्चन देखो। तो इसमें देखो, इसमें कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो सकते हैं, तो कैलकुलेशन आपको खुद करके देखना है। मैं समझा दूंगा कि सॉल्व कैसे करना है, क्या गिवन दिया है। ठीक है, अ सेमी इलिप्टिकल स्प्रिंग हैज एन ओवरऑल लेंथ ऑफ 1 मीटर। ठीक है, तो इसको लेना स्मॉल एल। 1 मीटर है, मीटर में नहीं चाहिए हमें, किस में चाहिए, लेंथ एमएम में। तो मीटर का एमएम कैसे करते हैं हम, जैसे 1 मीटर दिया है तो 1 × 10⁻³ मीटर का एमएम करना है तो मल्टीप्लाई बाय 10⁻3। तो ये कितना हो जाता है, 1000। तो इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट 1000 लिखा है। फिर सस्टेन अ लोड ऑफ 60 किलो न्यूटन एट इट्स सेंटर। तो हमें लोड दिया है, तो लोड को हम क्या लेते हैं, एफ। तो देखो इन्होंने डब्ल्यू लिया है, तो डब्ल्यू लिया तो गलत नहीं है, बट आपको हमेशा एफ लेना है। तो इन क्वेश्चन में जहां जहां डब्ल्यू लिखा है ना, वो भी बराबर है, वो गलत नहीं है, पहले बोल रहा हूं। बट हम क्या करेंगे, डब्ल्यू की जगह एफ लिखेंगे, कैपिटल एफ। तो जहां जहां डब्ल्यू लिखा है वहां वहां एफ आपको लिखना है। फिर द स्प्रिंग हैज 3 फुल लेंथ लीव्स। तो देखो एन लिखना, कौन सी लीव है, फुल, तो इसलिए एफ। तो एन एफ दिया है 3। फिर 13 ग्रेजुएटेड लीव, ये कौन सी लीव्स है, ग्रेजुएटेड, तो एन लिखना और ग्रेजुएटेड का जी 13। ठीक है, तो ये यहाँ पे निकाला तो भी चलेगा या बाद में भी निकाल सकते हैं। तो हमें टोटल लीव्स निकालना है, तो टोटल कैसे होगा, टोटल लीव्स यानी होता है एन। तो फुल लेंथ लीव्स कितनी है, 3, और ग्रेजुएटेड कितनी है, 13। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल लीव्स निकल जाएगा। तो एन एफ प्लस एन जी, तो एन एफ की वैल्यू है 3 और एन जी की वैल्यू है 13। तो टोटल लीव्स हमारे आ जाएंगे 16। ये यहाँ भी निकाल सकते हैं, या फिर जब आप सॉल्यूशन करोगे और जहाँ पे आपको एन की जरूरत पड़ेगी तब वहां पे भी निकाल सकते हैं। फिर हमें दिया है सेंट्रल बैंड ऑफ 90 mm। तो सेंट्रल बैंड दिया है, लिख लेना। फिर ऑल द लीव्स आर टू बी स्ट्रेस, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। हमारे लीव्स की कंडीशन दी है, तो हमारी सारी लीव्स क्या है, स्ट्रेस में है, आर टू बी स्ट्रेस बोला है। तो ये कंडीशन इंपॉर्टेंट होती है, स्ट्रेस है कि स्ट्रेस नहीं है, उस हिसाब से फॉर्मूले यूज करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे बोला है स्ट्रेस है टू 400 MPa व्हेन फुल्ली लोडेड। तो ये किसकी वैल्यू है, हमारी बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू है। स्ट्रेस बोला है, ठीक है, स्ट्रेस टू 400 MPa व्हेन फुल्ली लोडेड, समझ जाना, बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू दी है 400 MPa। फिर रेशो दिया है, द रेशो ऑफ टोटल स्प्रिंग डेप्थ टू विड्थ इज टू। तो देखो इसको थोड़ा समझ लेना, रेशो बोला है तो एक न्यूमरेटर रहेगा, एक डिनोमिनेटर रहेगा। तो न्यूमरेटर में कौन रहेगा, जो पहले लिखा है यहाँ पे, टोटल स्प्रिंग डेप्थ। तो देखो जो पहले लिखा है वो न्यूमरेटर में, टोटल स्प्रिंग डेप्थ। फिर ये जे 2 के बाद जो आएगा वो डिनोमिनेटर में रहेगा, तो विड्थ आएगा डिनोमिनेटर में। तो इसको बोलते हम रेशो। एक रेशो जब भी बोलेंगे, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर में कौन रहेगा, जो पहले वहां पे बोला है, रेशो ऑफ टोटल स्प्रिंग डेप्थ।
तो ये आएगा न्यूमरेटर में, और ये टी ओ के बाद में जो रहता है वो रहेगा डिनोमिनेटर में। तो रेशो कितना दिया है 2, तो ऐसे लिखना। अब देखो, ये टोटल स्प्रिंग डेप्थ की जगह हमेशा क्या लिखना पड़ता है, एन इंटू टी, हमेशा लिखना पड़ता है। कोई भी क्वेश्चन रहे, टोटल स्प्रिंग डेप्थ, या कभी कभी वो डेप्थ ही बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे टोटल स्प्रिंग, तो भी आपको ऐसे ही लिखना है, एन इंटू टी, और डिवाइड में विड्थ यानी क्या होता है बी। तो डेप्थ की जगह क्या लिखना है, एन इंटू टी, और विड्थ की जगह बी, और इक्वल टू 2। ठीक है, ऐसे आपको लिखना है। फिर आगे बताता हूं इसको कैसे सॉल्व करना है। देखो, ये इधर मत ध्यान, अभी हमारे पास एन की तो वैल्यू है, एन की वैल्यू कितनी है 16। तो देखो, इधर मैं कर रहा हूँ सॉल्व, इधर देखो, एन की वैल्यू 16 इंटू टी एज इट इज, बी भी एज इट इज, क्योंकि ये दोनों वैल्यू नहीं है, इक्वल टू 2। फिर क्या करना, इस बी को इधर भेजना और 2 को इधर भेजना। तो 16 इंटू टी अपॉन 2 इक्वल टू बी, बराबर है। अभी मुझे बताओ, 16 डिवाइडेड बाई 2 कैलसी में करना, जो भी वैल्यू रहेंगी इन दोनों का कैलकुलेशन करना। तो 16 डिवाइडेड बाई 2 यानी 8, 8 लिखना इंटू टी और इक्वल टू बी। तो बी को इधर लिख लिख लेता हूँ, और ये वाला पार्ट पूरा इधर लिख लेता हूँ। तो बी इक्वल टू क्या आया, 8 इंटू टी। तो ऐसा रिलेशन आपको निकाल लेना है। जब भी आपके पास बी भी नहीं होगा और टी भी नहीं होगा, तो ऐसा रिलेशन निकाल लेना बी का। ठीक है, कैसे निकालना है स्टेप बाय स्टेप मैंने बता दिया। ठीक है, नहीं समझ में आया तो फिर से पीछे जाना, वीडियो के देख लेना, क्योंकि ये हमें आगे काम आएगा। तो इस रेशो के बारे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो देखो इसमें बराबर दिया नहीं होगा, लेकिन जो जो मैं लिख के दे रहा हूँ वो आप लिखते जाना। ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा डायरेक्ट डायरेक्ट ही दिया है, लेकिन मैंने जैसे बता रहा हूँ वैसे आपको करना है। जरूरी नहीं है ये गिवन में ही करना है, आप सॉल्यूशन के वक्त भी कर सकते हो। ठीक है, गिवन में आपने इतना भी लिखा तो भी चलेगा। फिर ये जो पार्ट, ये सॉल्यूशन में भी कर सकते हो, गिवन में भी किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ई की वैल्यू दी है 2 × 10⁵ MPa, तो ई की वैल्यू MPa में ही चाहिए। ठीक है, हमेशा ध्यान में रखना, ई की वैल्यू हमें चाहिए MPa में, और MPa मतलब ही क्या होता है, न्यूटन पर mm²। तो ये आपको ध्यान में रखना। अगर मान लो ई की वैल्यू ऐसी आई तो जीपीए, जीपीए का एमपीए कैसे होता है, 200 × 10⁻³ ध्यान में रखना। और केपीए रहा तो ई इक्वल टू रहा, केपीए रहा तो क्या करेंगे आप, किलो पास्कल।
हाँ, अगर केपीए रहा तो आता तो नहीं है वैसे, लेकिन केपीए रहा, हमें चाहिए एमपीए। तो 2 इंटू 200 इंटू 10⁻³ करना पड़ेगा। ठीक है, तीन ही चांसेस है, तीन में से एक रहेगा, बट हमें हमेशा ई रखना है एमपीए में। अगर डायरेक्ट एमपीए दिया है तो प्रॉब्लम नहीं है। अगर जीपीए रहा तो 10⁻³ करना, केपीए रहा तो 10⁻³ करना। फिर हमें निकालना क्या है, थिकनेस यानी टी होता है, विड्थ यानी अभी बताया था, विड्थ यानी क्या होता है बी। तो टी निकालना है और बी निकालना है। फिर निकालना है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन यानी डेल्टा मैक्स। तो प्रॉपर लिखना, जैसे मैं पढ़ाता हूँ वैसे ही लिखना। अभी टाइम नहीं है इसलिए मैंने खुद से सॉल्व नहीं किया, जैसे मैं बताता हूँ वैसे ही लिखना। जैसे टू फाइन, फिर पहला क्या पूछा है, बी, हाँ टी एंड बी। फिर सेकंड, जैसे मैं प्रॉपर लिख के देता हूँ, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन यानी डेल्टा यानी डिफ्लेक्शन, मैक्सिमम का मैक्स, डेल्टा मैक्स। फिर थर्ड क्या पूछा है, इनिशियल गैप। इनिशियल गैप को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एस से। तो जैसे मैं बताता हूँ हर वक्त वैसे आपको करना है। अभी ये इन्होंने अलग तरीके से लिखा है, ठीक है। तो मैं जैसे लिखता हूँ पढ़ाते वक्त, अदर वीडियोस में जब मैं खुद के नोट्स पे पढ़ाता हूँ वैसे आपको लिखना है। तो इस प्रकार से गिवन डेटा आपको दिया है। अभी देखो सॉल्व कैसे करना है। तो ये इम्पोर्टेंट है, निकालना क्या है, टी एंड बी, डेल्टा मैक्स और एच। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्ट्रेस वाली कंडीशन दी है कि अनस्ट्रेस वाली कंडीशन दी है। तो यहाँ पे बोला था ऑल द लीव्स आर टू बी स्ट्रेस, तो हमें स्ट्रेस वाले फॉर्मूले लिखने हैं। तो देखो थिकनेस एंड विड्थ निकालनी है, तो कौन सी कंडीशन के लिए, ऑल द लीव्स आर स्ट्रेस इनिशियली, मतलब हमारे लीव्स कैसे है, स्ट्रेस में है। तो उसके लिए हमें फॉर्मूले यूज करने हैं, ठीक है, स्ट्रेस के लिए। अनस्ट्रेस के लिए मत करना, स्ट्रेस के लिए हम फॉर्मूले यूज करेंगे। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, देखो पेज नंबर 83 पर है। लिप्स लिप स्प्रिंग का क्वेश्चन है, ये कैसे समझ में आएगा। तो हमेशा ध्यान में रखना, ये ऐसे फुल लेंथ लीव्स क्वेश्चन में दिया रहेगा, ग्रेजुएटेड लीव, या फिर ऐसा बोलेंगे सेमी इलिप्टिकल स्प्रिंग। तो समझ जाना वो लिप स्प्रिंग का क्वेश्चन है, हेलिकल स्प्रिंग का नहीं है। तो देखो कंडीशन कौन सी हमारी, स्ट्रेस। तो देखो या फिर उसको ही क्या बोलते हैं, प्री स्ट्रेस। तो स्ट्रेस या फिर प्री स्ट्रेस बोला तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, किसके लिए, टी एंड बी निकालने के लिए। ये आपका प्री स्ट्रेस के लिए फॉर्मूला है, क्या निकालने के लिए, ये फॉर्मूला है वैसे बेंडिंग स्ट्रेस का। तो इस बेंडिंग स्ट्रेस के फॉर्मूले से ही आप टी निकाल सकते हो, और जब टी निकलेगा फिर हमारे पास बी भी निकल जाएगा। तो इस फॉर्मूले से पहले टी निकालेंगे फिर बी निकालेंगे। तो सिग्मा बी का तो फॉर्मूला यहाँ पे भी है, ये क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब हमारी लीव्स कैसी होंगी, अनस्ट्रेस होंगी। बट क्वेश्चन में बोला है स्ट्रेस है करके, तो इसीलिए ये पहला फॉर्मूला यूज करना। तो देखो ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है,
अब देखो मैंने पहले बताया था यहाँ पे हमारे डेटा बुक में एफ है, लेकिन इन्होंने सॉल्व करते वक्त क्या लिखा है, डब्ल्यू। तो मैंने बोला जहां जहां डब्ल्यू है वहां वहां पे एफ लिख लेना आप। ठीक है, तो देखो वो फॉर्मूला लिख लिया वहां से, ये रहा वो फॉर्मूला। देखो सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, अब इन्होंने थोड़ा अलग ही सॉल्व किया यार, चलो मैं बता देता हूँ कैसे करना है। ये फॉर्मूला है, सिग्मा बी की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 400, लिखा 400, 3 इंटू एफ कितना है, एफ यानी वही डब्ल्यू 60,000, तो यहाँ पे लिख लेना 60,000, 60,000। फिर एल देखो अभी हमारे पास ये कैपिटल एल है, तो कैपिटल एल की वैल्यू नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो देखो एक चीज यहाँ पे हमेशा ध्यान में रखना, क्या आपको ध्यान में रखना है, देखो जब भी क्वेश्चन में आपको ये बैंड वगैरह दिया रहेगा ना, जैसे यहाँ पे बैंड दिया है 90 mm, क्वेश्चन में दिया है, और ऊपर लिखा है ओवरऑल लेंथ ऑफ 1 मीटर, जिसको हमने 1000 mm कर लिया, तो बैंड वगैरह दिया है, तो हमारा एल कैसे निकलता है, ये जो एल दिया है ओवरऑल लेंथ, जिसको हमने स्मॉल एल लिया है, उसमें से माइनस करना है सेंट्रल बैंड, तो आपको एक कैपिटल एल मिल जाएगा, जिसको हम बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ। अगर देखो सेंट्रल बैंड अगर नहीं रहता ना, तो यही हमारी कैप स्मॉल एल की वैल्यू हो जाती कैपिटल एल, जब सेंट्रल बैंड नहीं दिया हो। बट अगर सेंट्रल बैंड गिवन है, तो इस एल में से माइनस करना सेंट्रल बैंड को, तो आपको ये कैपिटल एल मिल जाएगा। तो एल कितना है, स्मॉल एल 1000, सेंट्रल बैंड है 90, तो कैपिटल एल आ जाएगा कितना, 910 mm। तो इस प्रकार से एल निकालना है आपको। तो ये कैपिटल एल कितना आएगा, 910, फिर 2 इंटू एन कितना था हमारा 16, बी, हाँ मैंने रेशो निकालने को एक रिलेशन निकाला था बी का, बी का रिलेशन क्या है 8 × टी, तो बी की जगह क्या आएगा 8t, 8 × टी मतलब 8t होगा ना, और टी स्क्वेयर एज इट इज लिखना। फिर ये डालना सब कुछ कैल्सी में, तो अननोन कौन है यहाँ पे टी, तो टी की जगह तो पता है आपको क्या डालना पड़ेगा, फिर एक्स, यहाँ पे भी टी की जगह एक्स, और यहाँ पे टी स्क्वेयर है तो एक्स स्क्वेयर, तो आपको मिल जाएंगी टी की वैल्यू, जो भी आएंगी वो देख लेना। तो अभी यहाँ पे जो जैसे मैंने प्रोसीजर अभी बताई वैसे ही जाना, यहाँ पे जो प्रोसीजर किए है उससे कंफ्यूज हो जाओगे, जो मैंने इजी प्रोसीजर बताई वैसे करना। तो मैं अभी ये वैल्यू सही मान के चल रहा हूँ, तो मान लो वैल्यू आई है 11.69, तो आपको स्टैंडर्ड वैल्यू लेनी पड़ती है। तो स्टैंडर्ड वैल्यू कहाँ से मिलेंगी आपको, स्टैंडर्ड वैल्यू मिलेंगी पेज नंबर 84 से। ये देखो स्टैंडर्ड लीफ थिकनेस, थिकनेस यानी हमारा टी, तो ये टी की स्टैंडर्ड वैल्यू है। तो देखो हमारी कितनी आई 11.69, तो यहाँ पे है क्या 11.69 नहीं है, तो इससे बड़ी वैल्यू देखना, जस्ट बड़ी, तो 11.69 से बड़ी कौन सी है, जस्ट बड़ी 12, 11.69 से बड़ी कौन सी है जस्ट, इसके बाद कौन सी वैल्यू आ रही है 12,
तो हमारी टी की वैल्यू क्या होंगी, स्टैंडर्ड वैल्यू 12। तो टी की वैल्यू मिल गई। अब हम निकाल सकते हैं बी। तो कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। हमारे पास बी का रिलेशन है ना, तो b इक्वल टू क्या करेंगे, 8 × t। तो b इक्वल टू 8 × t की वैल्यू अभी निकाली 12। तो b इक्वल टू 8 × 12 96 mm। तो b मिल गया। तो इसकी भी स्टैंडर्ड वैल्यू लेनी। तो स्टैंडर्ड वैल्यू कहाँ से लेनी है, यहाँ से। तो यहाँ पे ये थिकनेस है और यहाँ पे देखो विड्थ यानी बी। स्टैंडर्ड वैल्यू हमारा आंसर आया कितना, 96 mm। तो 96 है क्या, पहले देखना। 96 तो नहीं है। तो 96 के बाद कौन सी वैल्यू आ रही यहाँ पे, 96 के बाद आ रही 110। तो ये हमारी बी की स्टैंडर्ड वैल्यू होगी। तो यहाँ पे लिखना स्टैंडर्ड वैल्यू बी इक्वल टू 110। ये रहेगा, आप ये नहीं रहेगा, ये तो हमारी वैल्यू आई, फिर स्टैंडर्ड वैल्यू लिखना। तो इस प्रकार से आपको पहला आंसर मिल जाएगा, कौन सा, टी एंड बी। ठीक है, फिर क्या निकालना है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन डेल्टा मैक्स। तो देखो एक छोटा सा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब देखो, अभी मैंने बोला था, क्या बोला था, कि ये प्री स्ट्रेस के फॉर्मूले, ये दोनों, और ये कौन से, अनस्ट्रेस के फॉर्मूले। तो इसलिए पी स्ट्रेस था हमारा, क्वेश्चन में बोला था स्ट्रेस बोला था ना। स्ट्रेस बोला मतलब प्री स्ट्रेस, यानी इनिशियली स्ट्रेस है, तो उसको ही बोलते प्री स्ट्रेस। बट हम ये डेल्टा के लिए ये फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें क्या पूछा है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। और एक बात हमेशा ध्यान में रखना, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कौन सी कंडीशन में निकलता है, अनस्ट्रेस वाली कंडीशन में निकलता है। ये तो स्ट्रेस वाला फॉर्मूला है ना, ये तो प्री स्ट्रेस वाला फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से अगर हम डेल्टा निकालेंगे तो वो मैक्सिमम नहीं होगा। मैक्सिमम डेल्टा कब निकलता है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कब निकलता है, जब हम अनस्ट्रेस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है। अगर आपको मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालना है तो अनस्ट्रेस वाला फॉर्मूला यूज करना। और अनस्ट्रेस वाला फॉर्मूला कौन सा है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, हाँ, ये फॉर्मूला कब यूज करना है, जब प्री स्ट्रेस रहेगा, ये वाला। ठीक है, और इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला क्यों यूज नहीं कर रहे, क्योंकि हमें चाहिए मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। तो इस फॉर्मूले से मैक्सिमम डिफ्लेक्शन नहीं निकलता, इस फॉर्मूले से निकलता है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। क्योंकि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑकर्स इन अनस्ट्रेस कंडीशन, और ये फॉर्मूला किसके लिए, अनस्ट्रेस का ही है। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के वक्त ध्यान में रखना है, हमेशा आपको ये फॉर्मूला ही यूज करना है। चाहे क्वेश्चन में कौन सी भी कंडीशन दी हो, प्री स्ट्रेस दिया हो, तो भी आपको यही फॉर्मूला यूज करना है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए। बट सिग्मा बी का फॉर्मूला कंडीशन के ऊपर से लेना। ये जो सिग्मा बी का फॉर्मूला है, ये सिग्मा बी का फॉर्मूला लेना अगर प्री स्ट्रेस है, और ये सिग्मा बी का फॉर्मूला लेना जब अनस्ट्रेस है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा अपने नोट कर लेना है। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालने के लिए हमेशा कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला।
ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे लिख लिया। अब कुछ नहीं, हमारे पास सारी वैल्यूज है। 3 डब्ल्यू यानी वही एफ 60,000, एल की वैल्यू हमने निकाली ली है 910 उसका क्यूब, 8 ई यानी 2 × 10⁻⁵ क्वेश्चन में दिया है, एन जी ये एन जी 13, बी की वैल्यू ऊपर निकाली है हमने, बी की वैल्यू कितनी निकाली है 110, टी की वैल्यू 12 और उसका क्यूब ब्रैकेट में 1/1 + 1.5 इंटू एन एफ कितना है हमारा, एन एफ है 3, ये फुल लेंथ लीव्स 3 है ना, एन जी यानी 13, एन जी यानी होता है ग्रेजुएटेड लीव। ये पूरा कैल्सी में डालना, आंसर मिल जाएगा एमएम में। और तीसरा क्या पूछा है, इनिशियल गैप, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एस से। तो इसका फॉर्मूला तो डाटा बुक में नहीं दिया है, दिया है लेकिन पूरा नहीं है। देखो ये है एच का फॉर्मूला गैप, तो इसमें चेंजेस क्या है, देखो ये है, ये फॉर्मूला हमें यूज करना है जो कि दिया नहीं है। तो देखो न्यूमरेटर में यहाँ पे जो लिखा है वही लिखना है आपको, डिनोमिनेटर में यहाँ पे 8e है बट 8e के सामने भी है, तो कैसे ध्यान में रखोगे, देखो इसके जो डिनोमिनेटर में है ना वही इसके डिनोमिनेटर में लिखना है। देखो 8en बी टी क्यूब, तो ऐसे ट्रिक की मदद से ध्यान में रखना। एफ एल क्यूब यहाँ से देखना और ये इसका डिनोमिनेटर यहाँ पे लिखना, तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, एच। एच यानी क्या होता है, इनिशियल गैप, इनिशियल गैप, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है। तो डब्ल्यू यानी होता है अपना एफ 60,000, एल 910 उसका क्यूब, 8 ई गिवन है, एन ये जो निकाला था हमने 16, बी 110, टी 12 और उसका क्यूब, तो यहाँ से निकल जाएगा एच, उसका यूनिट रहेगा एमएम। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो कंफ्यूजन मत होना फॉर्मूलेज में। तो हमें देखो एक बात समझा, टी और बी निकालना था, तो टी और बी के लिए कौन से फॉर्मूले यूज करने पड़ते हैं, सिग्मा बी के। टी और बी निकालना है तो सिग्मा बी के फॉर्मूले यूज करने पड़ते हैं। फिर मैंने सिग्मा बी के तो फॉर्मूले एक से ज्यादा दिए हैं, तो यही फॉर्मूला यूज क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था ऑल लीव्स आर टू बी स्ट्रेस, यानी हमारे लीव्स कैसे है, स्ट्रेस में है। अगर हमारे लीव्स स्ट्रेस में है तो ये फॉर्मूला यूज करना सिग्मा बी का। अगर क्वेश्चन में बोला रहता कि हमारे लीव्स स्ट्रेस में नहीं है, नो स्ट्रेस, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते, फिर ये वाला सिग्मा बी का फॉर्मूला यूज करते। ठीक है, बी एंड टी निकालने के लिए तो पहले तो टी निकालते इस फॉर्मूले से। अगर उन्होंने बोला रहता नो स्ट्रेस तो इस फॉर्मूले से पहले टी निकालते। ठीक है, तो वैसे सिग्मा बी के यहाँ पे दो फॉर्मूले, एक है फुल लेंथ लीव्स और एक है ग्रेजुएटेड लीव्स। तो ये फॉर्मूला यूज कर लेना अगर मेंशन नहीं है तो। अगर उन्होंने बोला कि फुल लेंथ लीव्स के लिए निकालो टी एन बी, ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज करना। और उन्होंने बोला ग्रेजुएटेड लीव के लिए निकालो बी एन टी, तो ये यूज करना। पर ऐसे बोलते नहीं है, ये ज्यादा बता रहा हूं मैं। सिर्फ ध्यान में क्या रखना, स्ट्रेस में है अगर लीव्स तो सिग्मा बी का ये फॉर्मूला, और स्ट्रेस में नहीं है तो सिग्मा बी का ये फॉर्मूला।
और फिर अगर आपको मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालना है तो देखना ही नहीं है स्ट्रेस है अनस्ट्रेस है, कुछ भी नहीं देखना। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालना है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर लेना बस। और हम मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ही निकालते हैं। तो हमेशा अगर क्वेश्चन में डिफ्लेक्शन पूछा है तो यही फॉर्मूला हमेशा यूज करना है, कोई दूसरा फॉर्मूला यूज ही नहीं करना है। जैसे डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करने को बोला तो ये फॉर्मूला यूज कर लेना, ठीक है। तो इसमें अभी दूसरा क्वेश्चन जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखो क्वेश्चन लगभग सेम ही होते हैं। देखो अ सेमी इलिप्टिकल लिप स्प्रिंग वाला क्वेश्चन है। हाँ देखो, 3 एक्स्ट्रा फुल लेंथ लीव्स, ठीक है। कॉल आया है। हाँ तो देखो 3 एक्स्ट्रा फुल लेंथ लीव्स, तो फुल लेंथ लीव्स को हम कैसे डिनोट करते हैं, एन लिखते हैं और फुल का क्या लिखते हैं, एफ, एन एफ। फिर 15 ग्रेजुएटेड लीव्स, ये लेंथ नहीं चाहिए, 3 एक्स्ट्रा फुल लेंथ लीव्स, 15 ग्रेजुएटेड लेंथ, ठीक है। 15 ग्रेजुएटेड, यहाँ पे लीव्स लिख के आता, लीव्स चाहिए शायद यहाँ पे। तो 15 ग्रेजुएटेड लीव्स, तो आपको पता है ग्रेजुएटेड दिखा तो एन जी 15। पिछले क्वेश्चन में एन एफ था 3, एन जी 13, इसमें एन एफ है 3, एन जी है 15। फिर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू आइज ऑफ द स्प्रिंग इज 1 मीटर, ठीक है। फिर उसके बाद द मैक्सिमम फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द स्प्रिंग इज 75 किलो न्यूटन। फोर्स है हमारा मतलब एफ, तो इन्होंने डब्ल्यू लिखा है, आपको एफ लिखना है। बट हमें किलो न्यूटन नहीं चाहिए, न्यूटन चाहिए, 10⁻³ फिर वही रेशो दिया है, ठीक है। रेशो बी अपॉन टी फॉर ईच लीव कितना दिया है, 9। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में डायरेक्ट ही बोला है रेशो बी अपॉन टी, तो बी अपॉन टी इक्वल टू 9। तो हमें तो बी के साथ रिलेशन चाहिए। पिछले क्वेश्चन में देखो बी के साथ ही रिलेशन निकाला था, 8 × टी आया था। तो इसमें थोड़ा हमें कैलकुलेशन करना था, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट हमें ऐसे नहीं दिया था बी अपॉन टी, हमें क्या बोला था, टोटल, क्वेश्चन में देखो ना, टोटल स्प्रिंग डेप्थ टू विड्थ कितना था, 2। तो मैंने बताया था पहले लिखा है टोटल स्प्रिंग डेप्थ और 2 के बाद क्या लिखा था, विड्थ, तो वो आएगा डिनोमिनेटर में। जो पहले लिखा है वो न्यूमरेटर, जो बाद में लिखा है वो डिनोमिनेटर, इक्वल टू 2। फिर मैंने बोला था इसकी जगह हमेशा क्या लिखना है, टोटल स्प्रिंग डेप्थ आए या सिर्फ डेप्थ आए तो एन इंटू टी लिखना है इसकी जगह, और विड्थ की जगह बी, फिर इक्वल टू 2। फिर इसको हमने थोड़ा सा सॉल्व किया था, तब जाके हमारे पास बी का रिलेशन आया था। बट इस क्वेश्चन में उन्होंने आसान कर दिया, डायरेक्ट बोला है बी अपॉन टी कितना दिया है, 9। तो देखो ये बी डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, तो देखो बी का रिलेशन डायरेक्ट मिल गया, बी इक्वल टू 9 × टी। फिर ई की वैल्यू दी है, मेगा पास्कल है तो मेगा पास्कल में ही चाहिए। हाँ, द लीव्स आर प्री स्ट्रेस, ये इंपॉर्टेंट है। प्री स्ट्रेस बोल सकते हैं या सिर्फ स्ट्रेस भी बोल सकते हैं, लीव्स आर प्री स्ट्रेस सो दैट मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस इज 450 MPa। तो ये स्ट्रेस किसकी वैल्यू होगी,
पिछले क्वेश्चन में दिया था ना, स्ट्रेस की वैल्यू क्या थी, ऑल द लीव्स आर टू बी स्ट्रेस टू 400 MPa। तो ये स्ट्रेस की वैल्यू को क्या लिया था हमने, बेंडिंग स्ट्रेस। तो यहाँ पे भी वही होगा, जो भी हमें स्ट्रेस की वैल्यू दी है, मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस इज 450 MPa, तो ये भी हमारी होंगी बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू। फिर यहाँ पे निकालना क्या है, वही बी एंड टी। यहाँ पे कैपिटल बी बोला है, वो स्मॉल चाहिए, वहाँ पे बी एंड टी निकालना है पहला। दूसरा इनिशियल गैप, जैसे पिछले क्वेश्चन में पूछा था थर्ड पॉइंट, तो यहाँ पे सेकंड पे पूछा है इनिशियल गैप। और तीसरा अभी नया पॉइंट है, इनिशियल प्रीलोड। इनिशियल प्रीलोड इसका अलग फॉर्मूला है। तो देखो बी एंड टी कैसे निकालना है, जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया था वैसे, क्योंकि इसमें भी प्री स्ट्रेस था और इसमें भी क्या है, प्री स्ट्रेस है। तो प्री स्ट्रेस रहा तो कौन सा फॉर्मूला बताया था, ये पहला फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो देखो जल्दी जल्दी बता देता हूँ। वो फॉर्मूला लिखा, सिग्मा बी की वैल्यू लिखी 3, डब्ल्यू यानी एफ वो वैल्यू लिखी, एल की वैल्यू। तो देखो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं बताया था, ये जो दिया था ना, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू आइज ऑफ द स्प्रिंग इज 1 मीटर। तो ये हमारा होगा कैपिटल यल। तो इन्होंने स्मॉल एल बोला है, कैपिटल यल होगा। क्यों कैपिटल यल इसको डायरेक्ट लिया, पिछले क्वेश्चन में तो हमने पहले स्मॉल एल लिया था। ये जो हमारा लेंथ दिया था इसको स्मॉल एल लिया था, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये बैंड की वैल्यू दी थी, सेंट्रल बैंड। तो इसको हम कैपिटल यल नहीं ले सकते। अगर सेंट्रल बैंड दिया है तो कैपिटल यल की वैल्यू निकालना पड़ता है। तो कैसे निकालते हैं, जो भी हमारी वैल्यू होती है, जो भी क्वेश्चन में वैल्यू रहेंगी लेंथ की, या फिर कैसे बोलेंगे, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू आइज, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं ओवरऑल लेंथ। तो जो भी जैसे भी बोला है, तो अगर सेंट्रल बैंड दिया है तो जो भी हमें ओवरऑल लेंथ की वैल्यू है या सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस की वैल्यू है, उसमें से माइनस करना सेंट्रल बैंड, तब जाके कैपिटल यल आएगा। बट इस क्वेश्चन में यल आपका कौन सा होगा, जो क्वेश्चन में दिया है, जिसको हम स्मॉल एल लेते हैं। जो क्वेश्चन में दिया रहता है ना, उसको हम पहले स्मॉल एल लेते हैं ना। जैसे यहाँ पे भी देखो ना, जो अभी हमें ओवरऑल लेंथ दी थी उसको क्या लिया था, स्मॉल एल। तो जो क्वेश्चन में देते हैं उसको हम स्मॉल एल लेते हैं। बट इस क्वेश्चन में कैपिटल यल इक्वल टू स्मॉल एल रहेगा। क्यों, क्योंकि सेंट्रल बैंड गिवन नहीं है। सेंट्रल बैंड गिवन रहा तो इस हिसाब से कैलकुलेट करना। अगर सेंट्रल बैंड नहीं है तो कैपिटल यल इक्वल टू स्मॉल यल। तो जो स्मॉल यल की वैल्यू है ना, वही कैपिटल यल की वैल्यू होगी। 1 मीटर है, मीटर का mm कर लेना। ये छोटे छोटे पॉइंट लिख लो। हम्म, तो वही एल आ गया 1000। एन की तो वैल्यू पता है हमें, कैसे निकालते हैं, ये यहाँ पे निकाला है, एन यानी टोटल लीव्स। तो फुल लेंथ लीव्स कितने हैं और ग्रेजुएटेड लीव्स कितने हैं, उनकी एडिशन। तो एन एफ आई 3 प्लस एन जी आई 15 18, तो इसलिए एन की वैल्यू 18। बी का रिलेशन हमारे पास है 90, तो बी की जगह 90 और टी स्क्वेयर कैल्सियम में डालना, टी की वैल्यू मिल जाएंगी 11। आप खुद सॉल्व करना क्या आएगा। तो फिर हमें पता है ये हमारी एक्चुअल वैल्यू नहीं रहती है, हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड वैल्यू लेते हैं डेटा बुक से। तो 11.55 तो नहीं है, तो 11.55 के बाद क्या आता है, 12।
तो इसलिए स्टैंडर्ड वैल्यू 12। फिर हम क्या करेंगे, हमें बी भी तो निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ये टी की वैल्यू कहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे। तो b इक्वल टू 9 × टी की जगह क्या पुट करेंगे, 12। तो कितना आएगा, 108। तो 108 स्टैंडर्ड वैल्यू, 108 है क्या, यहाँ पे नहीं है, तो 108 के बाद क्या आता है, 110। तो हमारी b की स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होंगी, 110 mm। तो स्टैंडर्ड वैल्यू यूज करनी पड़ती है। तो पहला आंसर तो हो गया। सेकंड क्या निकालना, h। तो जो पिछले वक्त यूज किया था फॉर्मूला, वही आपको यूज करना है, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला निकाल लेना आप। हाँ, अब नया क्या है इसमें, इसमें बोला है इनिशियल प्रीलोड, जिसको आप बोलना W की जगह हम F लिखते हैं और B, FB। तो ये फॉर्मूला है, ये शायद डाटा बुक में नहीं है, आपको ध्यान में रखना है। क्या है, NF इंटू NG, W की जगह यानी वही F अपॉन N ब्रैकेट में 2 × NG प्लस 3 × NM। तो सारी वैल्यूज हमारे पास है, NF भी है, NG भी है, F भी है, NB है, NG भी है, NF है। सारी वैल्यूज यहाँ पे रखना, और F भी निकल आएगा कितना, जो भी आएगा कैलकुलेशन कर लेना, यूनिट रहेगा न्यूटन। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। इसमें अलग क्या था, इसमें एक तो डायरेक्ट इन्होंने b अपॉन टी दिया था, तो ये कैलकुलेशन बच गया, ये जो हमने थोड़ा बहुत कैलकुलेशन किया था। दूसरा चेंजेस क्या हुआ, यहाँ पे ये गिवन नहीं है, क्या, सेंट्रल बैंड गिवन नहीं है, इसलिए हमारा कैपिटल यल इक्वल टू स्मॉल यल आ गया। और एक चेंजेस क्या है, यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में डिफ्लेक्शन पूछा था मैक्सिमम, यहाँ पे क्या पूछा है, इनिशियल प्रीलोड, जो इस फॉर्मूले से निकलेगा, ठीक है। अब देखो, ये क्वेश्चन भी उसके जैसा ही है। अ लोकोमोटिव स्प्रिंग हैज एन ओवरऑल लेंथ ऑफ 1 मीटर, जैसे इसमें दिया था ओवरऑल लेंथ ऑफ 1 मीटर। तो क्या लेते हैं हम, स्मॉल एल लेते हैं, स्मॉल एल दिया है 1 मीटर यानी 1000 mm। जल्दी जल्दी बता देता हूँ। लोड यानी वही F 60 kN है, इसका न्यूटन कर लेना तो 60,000 आ जाएगा। फिर 3 फुल लेंथ लीव्स, तो N F, फुल लेंथ का फुल यानी F। ग्रेजुएटेड लीव्स, N ग्रेजुएटेड का G 15। देखो यहाँ पे सेंट्रल बैंड दिया है कितना, 100 mm। फिर ऑल द लीव्स आर टू बी स्ट्रेस। देखो ये पहले क्वेश्चन जैसा ही है, पूरा लैंग्वेज भी सेम ही दिख रही मुझे। देखो यहाँ पे भी 1 मीटर था, यहाँ पे भी 1 मीटर है, यहाँ पे भी लोड 60 है, यहाँ पे भी लोड 60 है, यहाँ पे भी 3 फुल लेंथ लीव्स थी, यहाँ पे भी 3 है। सिर्फ यहाँ पे 13 ग्रेजुएटेड लीव्स थी, यहाँ पे 15 है। यहाँ पे भी सेंट्रल बैंड था, यहाँ पे 90 था, यहाँ पे 100 है। फिर ऑल द लीव्स आर स्ट्रेस, यहाँ पे भी ऑल द लीव्स आर स्ट्रेस। यहाँ पे 400 MPa था, यहाँ पे 420 है। फिर यहाँ पे भी सेम, द रेशियो ऑफ टोटल स्प्रिंग डेप्थ टू विड्थ, टोटल स्प्रिंग डेप्थ टू विड्थ, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 है, ठीक है। फिर निकालना क्या है, थिकनेस एंड विड्थ, यहाँ पे भी वही है, T और B। फिर सेकंड, यहाँ पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन बोला था, यहाँ पे सेकंड पे क्या है, इनिशियल गैप यानी H। और तीसरा, द लोड एक्सटर्नल ऑन द बैंड, इसका मतलब क्या है,
लोड एक्सटर्नल ऑन द बैंड, ये जो हमने यहाँ पे निकाला है ना इनिशियल प्रीलोड, इसको ही क्या बोलते हैं, लोड एक्सटर्नल ऑन द बैंड, यानी एफ बी, ये वाला इनिशियल प्रीलोड बोल सकते हैं या फिर लोड एक्सटर्नल ऑन द बैंड, एफ बी। ठीक है, तो इसमें तो ये पहले जैसा ही क्वेश्चन है, फॉर्मूला वही रहेगा, कौन सा, स्ट्रेस वाला, प्री स्ट्रेस वाला फॉर्मूला। प्री स्ट्रेस वाला फॉर्मूला, प्री स्ट्रेस वाला फॉर्मूला कौन सा ही है। ठीक है, जैसे मैंने कहा पे थोड़ा एक्सप्लेन, जैसे मैंने ये पहले क्वेश्चन जैसा ही करना है, सिर्फ वैल्यूज चेंज है। हाँ, रेशो ही चेंज है, जैसे रेशो इसमें क्या दिया है, 3 दिया है, तो पहले टोटल स्प्रिंग डेप्थ बोला है, तो न्यूमरेटर में आएगा टोटल स्प्रिंग डेप्थ, फिर ये 2 के बाद क्या लिखा है, विड्थ, तो ये आएगा डिनोमिनेटर में, और 3 बोला है तो 2 की जगह 3 आएगा। फिर मैंने बोला था टोटल स्प्रिंग डेप्थ की जगह हमेशा क्या लिखना है, एन इंटू टी, विड्थ की जगह लिखना है बी, इक्वल टू क्या आएगा 3। फिर देखो थोड़ा, एन की वैल्यू कितनी है, एन कैसे निकलता है, एन एफ प्लस एन जी, एन एफ है 3, एन जी है 15, आएगा 18। तो देखो एन की जगह 18, टी पता नहीं है एज इट इज, बी पता नहीं है एज इट इज, इक्वल टू 3। तो देखो अब मैंने क्या किया था, फिर ये वैल्यू इधर भेजेंगे, बी को इधर भेजेंगे, तो ये कितनी है 3, तो 3 आ जाएगा बी की जगह, और बी जाएगा 3 की जगह। फिर क्या करेंगे, मैंने बोला था इन दोनों का कैलकुलेशन करना, तो 18 डिवाइडेड बाई 3 यानी 6, तो आएगा 6, और ये टी एज इट इज रहेगा, और इक्वल टू बी, तो इसको मैं इधर लिख लेता हूँ, इसको इधर, तो बी इक्वल टू क्या है 60। तब आया था 80, अभी आएगा 60। तो देखो ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे, प्री स्ट्रेस है तो सिग्मा बी की वैल्यू भी है 3, एफ भी है, एल कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला, तो स्मॉल एल हमारे पास है 1000, और सेंट्रल बैंड है 100, तो 1000 माइनस 100, एल आएगा 900, तो सिग्मा बी कितना है 420, सिग्मा बी है 420, 3 इंटू लोड है हमारा 60,000, एल कितना है 900, सेम वही करना है, 2 इंटू एन कितना 18, बी की जगह क्या आएगा, अभी तो निकाला 60, और टी स्क्वेयर एज इट इज, जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ एक्स करना, टी का आंसर मिलेगा, इसको राउंड, इसको स्टैंडर्ड वैल्यू निकाल लेना डेटा बुक से। फिर ये टी की वैल्यू कहाँ पुट करते, ये नहीं, जो भी स्टैंडर्ड वैल्यू आएंगी टी की वो यहाँ पे रखना, तो बी निकल जाएगा, फिर बी की भी स्टैंडर्ड वैल्यू निकाल लेना, तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा। फिर इनिशियल गैप का फॉर्मूला पता ही है, ये फॉर्मूला, तो इसमें भी हमारे पास सारी वैल्यूज होंगी, तो इनिशियल गैप भी निकल जाएगा। और तीसरा क्या है, द लोड एक्सटर्नल ऑन द बैंड, एफ बी, तो एफ बी का फॉर्मूला कौन सा, ये वाला जो हमने इनिशियल प्रीलोड के वक्त यूज किया था, इसमें भी हमारे पास सारी वैल्यूज है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन बता देता हूँ, आप पे गया वो क्वेश्चन, ये देखो अभी लास्ट क्वेश्चन,
अभी देखो इस क्वेश्चन में अलग क्या दिया है, क्वेश्चन हमेशा ध्यान में पढ़ना। अ ट्रक वेइंग 40 किलो न्यूटन, तो हमें पता है अगर वैल्यू किलो न्यूटन में है या फिर न्यूटन में है, ज़्यादातर इसमें दी रही थी, तो हम समझ जाते ये लोड की वैल्यू है। बट थोड़ा आगे पढ़ना, इज सपोर्टेड बाय 4 लीफ स्प्रिंग। यहाँ पे लीफ स्प्रिंग कितनी है, 4। अभी तक जो 3 क्वेश्चन किए थे उसमें ऐसे बोला था क्या, 2 लीफ स्प्रिंग है या 3 है या 4 है, ऐसे कुछ भी नहीं बोला था। मतलब वहां पे एक ही लीफ स्प्रिंग थी, तो इसीलिए हम डायरेक्ट लोड को क्या लेते थे, डायरेक्ट एफ इक्वल टू 40 किलो न्यूटन। फिर इसको न्यूटन में करते यानी, बट इस क्वेश्चन में ऐसे मत करना, क्योंकि ये जो लोड है ये 4 लीफ स्प्रिंग के लिए है और हमें लोड चाहिए एक लीफ स्प्रिंग के लिए। तो क्या करेंगे, F इक्वल टू कितना लोड है, 40 इंटू 10⁻³ और टोटल नंबर ऑफ लीफ स्प्रिंग कितनी है, 4। तो 4 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो क्वेश्चन में देखना कितने लीफ स्प्रिंग दी है, तो जितनी भी लीफ स्प्रिंग दी होंगी उससे डिवाइड करना किसको, जो भी लोड आपको दिया रहेगा। अगर ये नहीं दिया रहता लीफ स्प्रिंग तो इसको हम एफ ले लेते, बट हमें एक से ज्यादा लीफ स्प्रिंग दी है और कितने दी है, 4। तो जो भी हमारा लोड है उसको डिवाइड करेंगे जितनी लीफ स्प्रिंग दी है उससे। तो ये हमारा अभी एफ होगा जिसको हम आगे यूज करेंगे। तो ये वेराइटी थी इसमें। हैविंग 1100 mm एज लेंथ, लेंथ को हम लेते स्मॉल एम स्मॉल एल। फिर बैंड विथ, वही जैसे सेंट्रल बैंड, वही है ये सेंट्रल बैंड की जगह यहाँ पे बैंड विड्थ बोला, बैंड है ना, बस समझ जाना। कभी कभी सेंट्रल बैंड बोलेंगे या बैंड भी बोल सकते। फिर ग्रेजुएटेड लीव्स कितनी है बोलते, 10, और फुल लेंथ लीव्स कितनी है, 2। तो ग्रेजुएटेड को हम कैसे बोलते हैं, NG10, और फुल लेंथ NF2। तो यहाँ पे इस निकाल लेता हूँ मैं, तो टोटल कितना होगा, N इक्वल टू NF प्लस NG, तो 2 + 10 यानी N की वैल्यू 12। तो गिवन में भी निकाल सकते हो। फिर आगे क्या बोला है, द परमिसिबल स्ट्रेस इन द स्प्रिंग मटेरियल। तो हमें पता है अगर स्ट्रेस की वैल्यू दी है तो समझ जाना वो कौन सी स्ट्रेस रहेंगी हमारी, बेंडिंग स्ट्रेस। सिग्मा बी कितना है, सिग्मा बी 380 न्यूटन पर mm², मतलब पता है MPa होता है और यही हमें चाहिए। फिर डेफ, फिर 2 के बाद क्या है, विड्थ। तो 2 के बाद जो होता है वो डिनोमिनेटर में, क्योंकि ये रेशो है ना, तो रेशो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर कितना है। तो मैंने पहले ही क्वेश्चन में बताया था, डेप्थ की जगह हमेशा क्या लिखना, N इंटू टी, विड्थ की जगह B इक्वल टू 2.5। N की वैल्यू कितनी हमारी 12 है, तो वो पुट कर लेना, इंटू टी भी नहीं पता, बी भी नहीं पता। फिर क्या बोला था, इसको इधर भेजना, इसको इधर भेजना, तो 12 इंटू टी अपॉन 2.5 इक्वल टू बी। फिर इन दोनों का कैलकुलेशन करना, 12 अपॉन 2.5, तो कितना आएगा, 12 अपॉन 2.5, कहाँ पे 12 अपॉन 2.5, तो आया 4.8, और ये टी एज इट इज रहेगा इक्वल टू बी एज इट इज रहेगा। फिर क्या करते, इसको इधर लिख लेते, ये इधर, तो बी का रिलेशन आया 4.8 इंटू टी।
तो ये आगे काम में आएगा। जैसे पहले क्वेश्चन में किया था उसी को फॉलो किया है मैंने। और निकालना क्या है, यहाँ पे देखो डिजाइन द स्प्रिंग बोला है। अब उन्होंने नहीं बोला बी निकालो, टी निकालो, डिफ्लेक्शन निकालो या गैप निकालो, कुछ भी नहीं बोला है, डायरेक्ट डिजाइन करने को बोला है। डिजाइन, तो डिजाइन बोला तो क्या क्या निकालना, टी निकाल लेना, बी निकाल लेना और डिफ्लेक्शन निकाल लेना यानी डेल्टा। ठीक है, डेल्टा बोलो या डेल्टा मैक्स बोलो, तीन चीजें निकालना है। पर तीन चीजें हमें हमें दो कंडीशन के लिए निकालना है। पहली कंडीशन होगी अनस्ट्रेस, तो अनस्ट्रेस के लिए टी निकालना है, बी निकालना है, डेल्टा निकालना है। फिर प्री स्ट्रेस के लिए भी तीनों निकालना है, तो ये भी ध्यान में रखना है। और ई दिया है 2 × 10⁻⁵, यूनिट हमें यही चाहिए, न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो डिजाइन बोला है तो समझ जाना, टी निकालेंगे, बी निकालेंगे और डेल्टा निकालेंगे। तो इन्होंने बोला है कि अनस्ट्रेस के लिए भी निकालो, डिजाइन द स्प्रिंग व्हेन द लीव्स आर, तो एक पहली कंडीशन अनस्ट्रेस बोला है, यानी अनस्ट्रेस के लिए भी स्प्रिंग को डिजाइन करना है और प्री स्ट्रेस के लिए भी स्प्रिंग को डिजाइन करना है। और स्प्रिंग को डिजाइन कर रहा है मतलब टी निकालना है, बी निकालना है और डेल्टा निकालना है। तो एक बार अनस्ट्रेस के लिए निकालेंगे तीनों वैल्यू और फिर प्री स्ट्रेस के लिए निकालेंगे तीनों वैल्यू। तो अनस्ट्रेस के लिए अभी तक तो हमने नहीं निकाला, प्री स्ट्रेस के लिए निकाला है। तो देखो अनस्ट्रेस है कंडीशन, तो पहले तो क्या निकालेंगे, टी एंड बी निकाल लेंगे। तो फॉर्मूला तो पता है हमारे पास, तो हम बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला यूज करते हैं अगर हमें टी वगैरह निकालना है। तो ये फॉर्मूला तो प्री स्ट्रेस के लिए, हम सबसे पहले अनस्ट्रेस के लिए निकाल रहे, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ये फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर लेना अनस्ट्रेस के लिए। तो क्या है फॉर्मूला वहां पे, सिग्मा बी 3FL अपॉन 2 × NG b × T स्क्वेयर 1.5 1 + 1.5 × NF अपॉन NG। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो हमारे पास सारी वैल्यूज, सिग्मा बी भी है, कितना है 380, 3 × F कितना है 10 × 10⁻³ L कितना है, देखो L अभी तक हमने नहीं निकाला, ये स्मॉल L है और हमें पता है L कैसे निकालते हम, स्मॉल L माइनस जो बैंड दिया है हमारे बैंड विड्थ। तो L है हमारे पास 1100 और विड्थ दिए बैंड विड्थ, तो ये आएगा 1010 mm। ठीक है, क्योंकि हमें पता है बैंड विड्थ दी है तो स्मॉल L में से माइनस करना पड़ता है। तो कैपिटल N 1010 अपॉन 2 × NG की वैल्यू है हमारे पास 10 इंटू बी का रिलेशन है हमारे पास 4.T × T, नहीं 4.8 × T, 4.8 × T और इंटू है फिर से T स्क्वेयर और ब्रैकेट में इधर 1.5 1 + 1.5 इंटू NF है हमारे पास 2 और NG है 10। तो बस आपको क्या करना है, ये पूरा कैल्सी में डालना है और टी की वैल्यू मिल जाएंगी, जो भी वैल्यू आएंगी। फिर फॉर एग्जांपल आपकी वैल्यू आई, ऐसे ही बोल रहा हूँ 11.5 mm,
फिर हम क्या लेते हैं, स्टैंडर्ड वैल्यू। स्टैंडर्ड वैल्यू लेना भूलना मत। 11.5 तो नहीं है, तो 11.5 के आगे की वैल्यू कौन सी है, 12। तो हम लेंगे फिर स्टैंडर्ड वैल्यू t इक्वल टू 12। फिर ये स्टैंडर्ड वैल्यू कहाँ पुट करते, b के रिलेशन में। 4.8 इंटू टी कितना है, 12। तो यहाँ से b मिल जाता है। फिर हम b की भी स्टैंडर्ड वैल्यू लेते। फॉर एग्जांपल जैसे 4.8 इंटू 12 कितना आता है, ये 57.6 mm। फिर इसकी भी स्टैंडर्ड वैल्यू लेते हम। तो 57.6 तो नहीं है, तो 57.6 के आगे क्या होगा, 60। तो स्टैंडर्ड वैल्यू फिर 60। तो हमेशा स्टैंडर्ड वैल्यू यूज करना है। तो इस प्रकार से हमने बी टी एन भी निकाल लिया। और क्या निकालना है, डेल्टा। अब मैंने बोला था जब भी डेल्टा निकालना है तो मैक्सिमम डेल्टा ही निकालना। तो यहाँ पे मैक्स लिख लो, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ही निकालना है आपको। ठीक है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए मैंने बोला था एक ही फॉर्मूला यूज करना है। कौन सा, ये फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला लिखना। आपके पास सारी वैल्यूज है, एफ है, एल है, ई है, एन जी है, बी, ये वाली, ये तो नहीं है, जो भी आएंगी। फिर टी की भी वैल्यू है, एन एफ की भी वैल्यू है, एन जी की वैल्यू। तो डेल्टा मैक्स निकल जाएगा, एम एम रहेगा यूनिट। तो हमने क्या किया, तीनों वैल्यूज निकाल ली, टी, बी, डेल्टा मैक्स। ये किसके लिए, अनस्ट्रेस। ठीक है, अभी किसके लिए निकालेंगे, प्री स्ट्रेस। तो प्री स्ट्रेस के लिए भी क्या निकालना पड़ेगा, वही टी, बी एंड डेल्टा मैक्स। तो अभी फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे टी निकालने के लिए, ये वाला, क्योंकि ये हमारा प्री स्ट्रेस का फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले से टी कैसे निकालते हैं, ये मैंने पहले भी क्वेश्चन में बताया है। तो सेम आप निकाल लेना, टी और बी। और डेल्टा मैक्स के लिए फिर से यही फॉर्मूला यूज करना। फिर से निकालना डेल्टा मैक्स, वैल्यू अलग आएंगी इस बार। क्यों, क्योंकि जब आपने पहले इसमें डेल्टा मैक्स जब निकाला इस फॉर्मूले से, तब टी की वैल्यू अलग थी और बी की वैल्यू अलग थी। जब आप प्री स्ट्रेस में बी और टी निकालेंगे वो वैल्यू अलग होंगी ना, तो वो बी और टी इसमें रखना है। तो यहाँ पे डेल्टा मैक्स की वैल्यू अलग आएंगी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन करना है आपको। पहले अनस्ट्रेस के लिए तीनों वैल्यू निकालो और फिर प्री स्ट्रेस के लिए तीनों वैल्यू निकालो। तो प्री स्ट्रेस के लिए कैसे निकालते हैं, ये तो हमने पहले क्वेश्चन में ही देखा है। देखो ना, ये भी प्री स्ट्रेस वाला क्वेश्चन था। तो इसमें हमने टी भी निकाला था, बी भी निकाला था और मैक्सिमम। तो यही तो तीनों निकालना है। तो जैसे इस क्वेश्चन में निकाला था वैसे आपको इस क्वेश्चन में भी निकालना है। हाँ, अनस्ट्रेस के लिए एक भी क्वेश्चन नहीं किया था हमने, तो इसमें मैंने अनस्ट्रेस के लिए भी बता दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लिप स्प्रिंग के क्वेश्चन करना है। कुछ डाउट होंगे तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।